जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल 2Pi ऐप पे। है हम लोग का आप लोगों का थंबनेल और ऐसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग का जो है इंजीनियरिंग मटेरियल का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यू था। 190 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 191 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और आज भी जो है 50-60 क्वेश्चन देखेंगे और एक वीडियो और इसका लास्ट बनेगा, है ना, तब जाकर खत्म होगा। क्योंकि इसमें 295 क्वेश्चन, टोटल 295 क्वेश्चन है, तो दो वीडियो इसमें लगेगा। मतलब टोटल अभी 100 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन के 105 क्वेश्चन के लगभग जो है बचा हुआ। ठीक, तो आज हम लोग 191 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं इसको। चलिए देखते हैं। 190 तक हो गया था। 191 बोल रहा था द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील। तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील वही होता है जो कि हम लोग क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। तो मैंने कितना बताया था आप लोगों को, 723 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है जिसका, वही होता है हम लोग का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट आइए। द अपर क्रिटिकल पॉइंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट इन स्टील। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया पहले भी पिछले वीडियो में कि जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वो फिक्स रहता है 723 डिग्री सभी स्टील के लिए। लेकिन जो है अपर क्रिटिकल पॉइंट जो है सभी स्टील के लिए वेरीज करेगा। कैसे, जैसे जैसे उसमें कार्बन का मात्रा है उस हिसाब से उसका वेरी करता है। तो ये ट्रू है। 193 फॉर अ स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन। अब बोल रहा है क्या, जिसका स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन। तो बताइए पहले कि जिसमें अगर 0.8% कार्बन रहेगा उसको हम लोग कैसा स्टील बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। क्या, सॉरी हाइपो मैं बोल, उसको हम लोग कहते थे यूटेक्टाइड स्टील। वो क्या कहते हैं, यूटेक्टाइड स्टील। ठीक, तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें 0.8% कार्बन कंटेंट होगा उस स्टील में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो क्या होगा, 723 डिग्री सेल्सियस लोअर क्रिटिकल पॉइंट। द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए हार्डेंड स्टील इज। अब हार्डेंड स्टील के लिए यहाँ पर जो है इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट यहाँ पूछा है। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि जिसमें सीमेंटाइट रहेगा वो हार्डनेस बढ़ाता है स्टील का, लेकिन इसमें सीमेंटाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। परलाइट दिया, ऑस्टेनाइट दिया, मार्टेनसाइट दिया, ट्रूसाइट दिया है। तो जहां पे हम लोग का हार्डनेस के रिगार्डिंग सीमेंटाइट नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मार्टेनसाइट टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, मार्टेनसाइट टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आयरन कार्बन एलॉयज कंटेनिंग 1.7 to 4.3% कार्बन आर नोन एज। अब जैसे जो मैंने बोला था कि 1.5% कार्बन कंटेंट जिसमें रहेगा उसको स्टील के अंतर्गत लेते हैं, और जो 4.3% है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोलेंगे कास्ट आयरन। तो यहाँ बोला 1.7 to 4.3% जिसमें कार्बन कंटेंट रहेगा उसको हम लोग कौन सा जो है कास्ट आयरन कहेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे, इसका भी मैं यहीं पे सभी चीज़ बता देता हूँ, तीनों चीज़। जिसमें 4.3% कार्बन कंटेंट रहेगा, जिसमें 4.3%, जिसमें बिलो 4.3%, या तो कह सकते हैं 1.7 to 4.3% जिसमें रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक, और एक रहता है हम लोग का एबव 4.3%। ये तीन चीज जैसे जो है उसमें हाइपर और रिक्टिक्टाइड में आया था, इसमें भी सेम चीज है। जिसमें 4.3% रहेगा उसमें हम लोग कहेंगे यूटेक्टिक कास्ट आयरन। कास्ट आयरन CI लिख दे रहा हूँ, है ना। अगर बिलो रहेगा, नीचे रहेगा 4.3 से, कहने का मतलब 1.7 to 4.3। चूंकि हम लोग का 1.5 तक क्या लाया कर रहा है, हम लोग का स्टील लाया कर रहा है, तो कास्ट आयरन तो आएगा नहीं, इसलिए 1.7 से 4.3% क्या हो जाएगा हम लोग का, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक, और अगर ज़्यादा हो जाएगा एबव 4.3% तो हम लोग क्या हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, 1.7 to 4.3%, तो क्या हो जाएगा, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्या हो जाएगा, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। नेक्स्ट आते हैं, इन आयरन कार्बन एलॉयज कंटेनिंग 4.3% कार्बन, इन्होंने हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। हाइपो अभी हम लोग ने देखा लेस देन 4.3%, ना कि हम लोग का सिर्फ 4.3%, ये रॉन्ग है। जिसमें 4.3% कार्बन कंटेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक कास्ट आयरन। नेक्स्ट आइए, आयरन कार्बन एलॉयज कंटेनिंग कार्बन डैश 4.3%, हाइपर पूछा तो मोर देन क्या जाएगा, मोर देन 4.3% कार्बन कंटेंट जिसमें रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन।
स्टील विथ 0.8% कार्बन 100% परलाइट इज कॉल्ड। अब जिसमें 0.8% कार्बन, वो मैंने बताया था आपको क्या, यूटेक्टोइड स्टील। यूटेक्टोइड स्टील कार्बन का परसेंटेज से हम लोग जो है वो स्टील है या कास्ट है वो डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए 199 यूटेक्टाइड स्टील कंसिस्ट ऑफ। अब यूटेक्टाइड स्टील कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यूटेक्टाइड स्टील क्या था, 0.8% कार्बन और हम लोग का 100% परलाइट। कहने का मतलब है ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, टोटली कितना क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो परलाइट कंस्टिट्यूट कर रहा है ये। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यूटेक्टाइड स्टील कंसिस्ट ऑफ होली परलाइट, और इसमें कुछ नहीं रहता है। ठीक, क्योंकि 100% परलाइट और जिसमें 0.8% कार्बन कंटेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टाइड स्टील। 200 नंबर परलाइट कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि मैंने बताया था पीएफ याद रखना है, जिसमें फेराइट का मात्रा ज्यादा हो, कितना 87% फेराइट, और जो बचेगा वो सीमेंटाइट, जो बचेगा सीमेंटाइट, मतलब 13% सीमेंटाइट रहना चाहिए, सीमेंटाइट। तो देखिए बी नंबर 13% सीमेंटाइट 87% फेराइट। ठीक, 200 क्वेश्चन तक स्लाइड खत्म हो गया, स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। 201 नंबर क्वेश्चन से अगला स्लाइड देखिए, सीमेंटाइट कंसिस्ट ऑफ। अब पूछा क्या, हम लोग क्या देख रहे थे, परलाइट देख रहे थे। परलाइट क्या देख रहे थे, हम लोग का पीएफ से याद रख रहे थे। ठीक, जिसमें फेराइट जो है हम लोग फेराइट जो है हम लोग का कितना था 87%, और सीमेंट और हम लोग का जो बच गया सीमेंटाइट वो कितना हो जाता था हम लोग का 13%। अब सीमेंटाइट का ही पूछा, जैसे हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, परलाइट का हम लोगों ने देखा था। परलाइट किसका किसका कॉम्बिनेशन हो गया हम लोग का, तो फेराइट प्लस सीमेंटाइट, फेराइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक, उसमें भी अगर मात्रा देखें दोनों का, तो ये 87% और ये कितना, ये 13%। अब यहाँ क्या पूछा है, अब सीमेंटाइट का ही पूछ दिया है यहाँ पे, ये सीमेंटाइट का पूछा है कि सीमेंटाइट किसका किसका मिक्सचर है। तो सीमेंटाइट जो है हम लोग का आयरन और कार्बन का कंटेंट रहता है इसमें, आयरन प्लस कार्बन। तो कितना कितना रहता है, तो सीमेंटाइट में जो आयरन का मात्रा है, सीमेंटाइट में जो आयरन का मात्रा है वो 93.33%, और कार्बन का मात्रा कितना हो जाएगा 6.67%। ठीक, तो देख लीजिए किसमें कौन सा सही है, तो डी नंबर हम लोग का बिल्कुल सही है, 6.67% कार्बन और कितना 93.33% आयरन। ठीक, सीमेंटाइट के लिए। नेक्स्ट मैच करने के लिए पूछा है, इजी है, देखते हैं। देखिए हाइपोइक्टिक्टाइड कास्ट स्टील, तो हाइपोइक्टिक्टाइड कास्ट स्टील मैंने बताया था लेस देन, जिसमें 0.8 किसमें है, इसमें है, तो ये ए नंबर हो जाएगा। हाइपर इक्टिक्टाइड मोर देन 0.8, मतलब 0.8 से 2.0 दिया था, इसको सी नंबर लिख देते हैं। नेक्स्ट हाइपोइक्टिक्टाइड कास्ट आयरन, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो मतलब लेस देन, तो 1.7 से 4.3, ये बी नंबर हो जाएगा। और क्या पूछा है, और पूछा है यहाँ पर हम लोग का कि हाइपर इक्टिक्टाइड कास्ट आयरन, तो ये ए नंबर, सॉरी ए नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, ये डी नंबर है, सॉरी ये डी नंबर है, और ये ए नंबर हो जाएगा। लास्ट वाला जो है ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक, वो गलती हो गई, लिख दिया था ए नंबर। ठीक, तो हम लोग का हाइपर इक्टिक्टाइड स्टील कितना, लेस देन 0.8, हाइपर इक्टिक्टाइड स्टील कितना, मोर देन 0.8, हाइपर इक्टिक्टाइड कास्ट आयरन कितना, तो हम लोग का लेस देन 4.3, और हाइपर इक्टिक्टाइड कास्ट आयरन कितना, मोर देन 4.3। ठीक, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। Which one of the following states of constituent is expected in equilibrium cooling of a hyperelectric steel from austenitic state? ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है, स्टेट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट है जो कि इक्विलिब्रियम कूलिंग ऑफ हाइपरइलेक्ट्रिक स्टील में जो ऑस्टेनाइटिक स्टेट से हम लोग को मिलेगा। तो ऑस्टेनाइटिक स्टेट से हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना कि क्या क्या मिलेगा, तो सीमेंटाइट और परलाइट। क्या मिलेगा, सीमेंटाइट और परलाइट, जब भी ऑस्टेनाइटिक स्टेट का बात करेगा तो ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आइए, when a steel containing less than 0.8% carbon is cooled slowly from temperature above or within the critical range, it consists of। अब बोल रहा है लेस देन 0.8% में जब हम लोग उसको हीट करेंगे तब हम लोग का क्या मिलेगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, जब 0.8% लेस देन रहेगा जिसमें, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोइक्टिक्टाइड स्टील
तो चूंकि जनरली हम लोग यहाँ क्या देखा कि सीमेंटाइट और परलाइट कंस्टिट्यूट करेगा किसमें, ऑस्टेनाइटिक स्टेट में, लेकिन जिसमें या तो बोल सकते हैं ये हाइपर इक्विटाइट कास्ट आयरन का बोला था, मतलब मोर देन जिसमें कार्बन कंटेंट 0.8% रहेगा ज़्यादा है उसमें, ठीक। तो उसमें क्या कहेगा, सीमेंटाइट और परलाइट। परलाइट तो दोनों में रहने वाला है, क्या परलाइट दोनों में रहने वाला है, क्योंकि इक्विटाइट स्टील में हम लोग का 100% परलाइट का कंस्टिट्यूएंट है। सिर्फ जो चेंज आएगा वो फेराइट और सीमेंटाइट में आएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब भी हाइपर का बोलेगा, हाइपर इक्विटाइट कास्ट आयरन का बोलेगा, मतलब जिसमें 0.8% कार्बन से ज़्यादा मात्रा रहेगा, उसमें हम लोग क्या रहेगा, सीमेंटाइट रहेगा। और जिसमें हम लोग का हाइपो बोलेगा, जिसमें लेस देन 0.8% कार्बन रहेगा कंटेंट, उसमें हम लोग क्या रहेगा, फेराइट और परलाइट रहेगा। क्या रहेगा, फेराइट और परलाइट रहेगा। नेक्स्ट है, when a steel containing dash 0.8% carbon is cooled slowly below the lower critical point, it consists of ferrite and perlite। ये जस्ट पिछला क्वेश्चन ही दे दिया है उतार करके, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स केस में ये दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, लेस देन, हाइपो इक्विटाइट लेस देन 0.8% कार्बन। 206 नंबर, when a steel containing more than 0.8% carbon is cooled slowly below the lower critical point, it consists of। अब क्या यहाँ पे बोला है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया फिर से, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फिर से, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। बोला है क्या, मोर देन 0.8% से हम लोग क्या करा, हीट किया है, ठीक। वही क्वेश्चन आ गया, मोर देन 0.8% से क्या किया, कोल्ड स्लोली हीट किया लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा क्या, परलाइट और सीमेंटाइट जो हम लोग देख रहे थे, क्या हो जाएगा, परलाइट और सीमेंटाइट। डी नंबर करेक्ट होता है। 206 वही आ गया, डी नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट है, द ऑस्टेनाइट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन और आयरन कार्बाइड इन गामा आयरन, है ना। जैसा कि मैंने बोला, कार्बन में ऑस्टेनाइट में जब भी होगा परलाइट और सीमेंटाइट का ही हम लोग का मिक्सचर आएगा। तो यहाँ पूछा कि ऑस्टेनाइट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए कार्बन और आयरन कार्बाइड इन गामा आयरन, तो करेक्ट है। कौन सा मटेरियल क्या है, इसके लिए आपको जो है आयरन कार्बन फेज डायग्राम आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आयरन कार्बन डायग्राम फेज डायग्राम का वीडियो एक 5-10 मिनट का मैं अलग से बना करके डाल दूंगा, नहीं तो इसमें जो है बहुत ही टाइम ले लेगा। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया 209, अच्छा 208 नंबर स्किप हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, देखते हैं। बोल रहा है कि स्टील विथ 0.8% कार्बन इज होली परलाइट, है ना, जिसमें 0.8% कार्बन रहेगा, क्या होली परलाइट है। जिसमें 0.8% कार्बन को क्या कहते हैं, यूक्टिटाइड स्टील, तो होली परलाइट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये। द अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन आयरन, है ना। जैसे जैसे क्या सीमेंटाइट कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग का कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, है ना। तो ये भी हम लोग का सही है। डी नंबर देखिए, द सीमेंटाइट इज आइडेंटिफाइड एज राउंड पार्टिकल इन द स्ट्रक्चर, तो करेक्ट है। अब देखिए सी नंबर जो मैंने आप लोगों को बताया क्या, कि परलाइट जो है पीएफ से याद रखना है, एफ का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, यह एफ का मात्रा कम है, ये जस्ट उल्टा दे दिया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी नंबर 209 का सी नंबर हम लोग करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 210, अ स्टील कंटेनिंग फेराइट एंड परलाइट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी अगर फेराइट और परलाइट का केस बोलेगा, है ना, या तो परलाइट जिसने बोल दिया, वो मेटेरियल में कैसा होगा, वो सॉफ्ट होगा, ठीक, सॉफ्ट। 211, द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू। अब देखिए पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे पूछा, हीट ट्रीटमेंट का सभी प्रोसेस यहाँ पे अभी आने वाला है। क्या पूछा है, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या करता है, रिलीव करता है स्ट्रेस को, मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर को, और ग्रेन साइज को चेंज करता है। एनी ऑफ द अबव, डी नंबर करेक्ट है। इसीलिए तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, किस लिए, कि हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी चेंज करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं, तो मेटेरियल को हीट करके अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे जैसा हम लोग को मेटेरियल का क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से, ठीक। रिफाइन करते हैं, तो ग्रेन साइज को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं हम लोग। नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन। अब नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, तो रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर करने के लिए, स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए, डिसलोकेशन को रिमूव करने के लिए। तो ये डी नंबर हम लोग करेक्ट है। नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन टू refine grain structure, remove strain caused by cold working, and remove dislocation caused in the internal structure due to hot working. Next है, in normalizing process, the hypoelectric steel is heated from 30 degree Celsius to 50 degree Celsius above the upper critical temperature, and then
कूल्ड इन स्टील एयर। ठीक, सभी चीज में जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, कितना कौन सा टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, है ना, और उसका कूलिंग मीडियम क्या है, उसी पे जो है हम लोग क्या है, हम लोग का जितना ही प्रोसेस है वो डिपेंड करे। जैसे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है, इसका जो कूलिंग मीडियम है वो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एयर में करते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पूछा हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील के लिए उसको हीट करता है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर यही पूछे हाइपर का तो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस लोअर द बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग जो है उसको और फिर क्या करेंगे, कूल कर देते हैं एयर में। ठीक, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के लिए ये हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट है हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एनीलिंग ऑफ स्टील। अब नॉर्मलाइजिंग था वो, अब एनीलिंग आया है। एनीलिंग क्या किया जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग में क्या कर रहे थे, कूलिंग मीडियम जो था हम लोग का एयर था, इसमें क्या करता है, कूलिंग जो होता है हम लोग का स्लोली और स्टेडीली होता है। कहने का मतलब है कि फर्नेस में कर सकते हैं इसका हम लोग, एनीलिंग में हम लोग ठंडा क्या करते हैं, स्लोली करना है तो किस में करेंगे, हम लोग फर्नेस में ही ठंडा करते हैं। स्टील आर हीटेड टू 507 डिग्री सेल्सियस, इंटरनल स्ट्रेसेस आर रिलीव्ड। तो तीनों हम लोग का क्या है, तीनों हम लोग का जो है स्टेटमेंट करेक्ट है 214 का डी नंबर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग, यहाँ फुल है, फुल एनेलिंग इन हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड स्टील। तो अगर टेम्परेचर पूछेगा एनेलिंग के केस में, हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड स्टील के केस में, तो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, मैंने बताया था आपको नॉर्मलाइजिंग के केस में भी ये चीज। इन फुल एनेलिंग द हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड स्टील इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल्ड। चूंकि हम लोग इसमें स्लोली कूल करते हैं, इसलिए मैंने पहले बोला इसको कहाँ कूलिंग करेंगे इसका, तो फर्नेस में। 217 नंबर, इन प्रोसेस एनेलिंग द हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील, है ना, एनेलिंग अलग चीज है, फुल एनेलिंग अलग चीज है, प्रोसेस एनेलिंग अलग चीज है। ठीक, तो प्रोसेस एनेलिंग में पूछा हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील, तो उसको हीट करते हैं बिलो और क्लोज टू द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल्ड स्लोली। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। सभी प्रोसेस को एक बार रीड कीजिए बुक से, है ना, पूरा उसका थ्योरी क्या है कैसे है नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में है पूरा कवर अप नहीं हो पाता, और पूरा बताने लगूंगा थ्योरी तो क्या हो जाएगा, एक एक वीडियो जो है 1 घंटा में भी जो है एक टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है। ठीक, और हम लोग का सिर्फ क्या है, हम लोग को टिक मार करके निकलना है, हम लोग का आंसर सही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर, इन स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस। अब स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस में क्या बोला है कि द स्टील क्या करता है स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस में, हीटेड स्लाइटली अबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल्ड स्लोली टू अ टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो कूलिंग का प्रोसेस है उसको 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट, इन अ हार्डनिंग प्रोसेस द हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील। अब देखिए जैसे हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील बोल दिया है, तो इसको क्या करते हैं, चूंकि हार्ड करना हम लोग को मटेरियल का, तो क्या होगा इसमें जो है हम लोग को कूल करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी। तो कूलिंग मीडियम क्या होगा, या तो वाटर हो सकता है या ब्रांच सोल्यूशन भी लेते हैं, मतलब जल्दी इसको कूल डाउन करते हैं। ठीक, तो हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल्ड सडनली इन अ सुटेबल कूलिंग मीडियम। एक चीज मैं बता दूं, प्रोसेस कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरएस फॉर्मी का बात करें, अगर बोले हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील का, अगर पूछे हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील का, अगर पूछ दिया यहाँ पर हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील के बारे में, तो हमेशा जो है इसको हीट करेंगे क्या, एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर यूसीटी लिख देना। अगर बात किया जाए हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड स्टील का, हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड स्टील का, तो हमेशा जो है एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। आप लोगों का नहीं हो तो इस तरह से टिक मार सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा, सही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 220 नंबर, द प्रोसेस विच इंप्रूव्स द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील बट लोअर्स द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज। तो अब क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोसेस जिससे मशीनेबिलिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करेंगे, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को वो घटाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्फेरोडाइजिंग, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, 600 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कूल डाउन कर रहे थे। नेक्स्ट है 221 नंबर, द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब बोल रहा हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाना है स्टेनलेस स्टील का,
तो वो हम लोग कौन सा हम लोग प्रोसेस उसमें करेंगे, तो देखिए हार्डनेस बढ़ाने के लिए हार्डनिंग का यूज करेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग कोल्ड वर्किंग का यूज करेंगे। तो ए नंबर जो हम लोग का स्टेटमेंट है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। 222 द प्रोसेस यूज फॉर रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेसेस प्रीवियसली सेट अप इन द मेटल एंड फॉर इंक्रीजिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज। तो इसके लिए जो है हम लोग जो प्रोसेस एनालिंग देख रहे थे, इसके लिए हम लोग करेंगे इंटरनल स्ट्रेस जो प्रीवियसली सेटअप हुआ है जो एनालिंग प्रोसेस केस में, उसको रिलीव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस एनालिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द स्टील इज नॉर्मलाइज इट्स। अब स्टील अगर नॉर्मलाइज किया मतलब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, यील्ड पॉइंट इंक्रीज करता है, डक्टिलिटी इंक्रीज करता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। तो डी नंबर जो हम लोग करेक्ट, डी नंबर ऑल ऑफ दीज। 224 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये देखते हैं, पहले पढ़ के जाते हैं सभी स्टेटमेंट के क्या क्या है, उसके बाद ही तो रॉन्ग हम लोग पता कर सकते हैं। पहला जो है द स्प्रेडाइजिंग प्रोसेस इज यूजुअली अप्लाइड टू हाई कार्बन स्टील विच आर डिफिकल्ट टू मशीन, करेक्ट है ना। स्प्रेडाइजिंग क्या करते हैं हम लोग, हाई कार्बन स्टील में ही अप्लाई करते हैं जो कि 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे थे, कूल डाउन कर रहे थे। In a spreadizing process, the cementite in the granular form is produced in the structure of steel। ठीक, स्प्रेडिंग में क्या होता है, सीमेंटाइट जो ग्रेनुलर फॉर्म में रहता है उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील में लाता है। एनालिंग प्रोसेस क्या है, काउज कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन इन स्टील विच हैव बीन सेपरेटली होगा यहाँ पे शायद, विच हैव बीन कोल्ड वर्कड एंड अ न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, तो करेक्ट है। एनालिंग जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे ही करते हैं। तो यहाँ का जो स्टेटमेंट है सभी सही है, इसलिए जो डी नंबर हम लोग करेक्ट होगा, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है 225 फेराइट एंड परलाइट मेक द स्टील सॉफ्ट एंड डक्टाइल। मैंने पहले बोला जिसमें परलाइट रहेगा वो क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा उस चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट, स्टील इज हीटेड एट अबाउट 875 डिग्री सेल्सियस वेयर द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इंटरनली ऑस्टेनाइट। बोल रहा है कोई स्टील को क्या किया, 875 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, जो कि हम लोग का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा 723 डिग्री लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन 875 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का हीट किया है, और जो उसका टोटली जो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट का है, ऑस्टेनाइट। इट इज देन कूल्ड सडनली एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 230 डिग्री से 525 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज नोन एज। अब क्या किया है, उसको सडनली जो है ठंडा किया गया है, उसको क्या किया गया, सडनली उसको ठंडा किया गया। वो चीज़ हम लोग का टेम्परिंग के केस में भी होता है ना, उसमें भी जो है मेटल को हार्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ टेम्परिंग कर दिएगा, दो चीज़ दिया है यहाँ, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा हम लोग का, ऑस्ट टेम्परिंग। ठीक, नेक्स्ट, इन द ऑस्ट टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऑस्ट टेम्परिंग जो होता है हम लोग को क्या करते हैं, ऑस्टेनाइट के करते हैं, है ना। ऑस्टेनाइट को किस में चेंज करते हैं, बेनाइट में। ऑस्टेनाइट को किस में चेंज करते हैं, बेनाइट में। ठीक, ऑस्ट टेम्परिंग का वही चीज है, वो हीट ट्रीटमेंट उसी का होता है। मार्टेनसाइट हैज नीडल लाइक स्ट्रक्चर एंड इज मैग्नेटिक, करेक्ट है। मार्टेनसाइट जो है नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो मैग्नेटिक होता है प्रॉपर्टी। 9 नंबर बोला द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर कास्टिंग। कास्टिंग हम लोग पढ़ना है पूरा किसमें, तो कास्टिंग पूरा हम लोग पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग करेंगे किसमें, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। ठीक, तो द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर कास्टिंग, तो कास्टिंग के लिए जो प्रोसेस यूज होता है हीट ट्रीटमेंट वो क्या है, नॉर्मलाइजिंग होता है। नेक्स्ट, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्डेंड स्टील इज। तो हार्डेंड स्टील को हम लोग का हीट ट्रीटमेंट करने, सॉफ्टनिंग हार्डेंड स्टील, हार्ड स्टील को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो टेम्परिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन इंडक्शन हार्डनिंग डैश इज हाई। इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग क्या इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहना चाहिए इंडक्शन हार्डनिंग के। इन इंडक्शन हार्डनिंग द डेप्थ ऑफ हार्डनिंग इज कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज, तो करेक्ट है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करेंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या होगा, डेप्थ ऑफ हार्डनिंग जो है, कितना डेप्थ में हम लोग कितना हार्ड करना है कोई मटेरियल को, वो हम लोग का उसका वोल्टेज से पता चलता है इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस के केस में। Which of the following is a case hardening process? केस हार्डनिंग प्रोसेस सभी है, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, सभी केस हार्डनिंग प्रोसेस, सभी से हम लोग क्या होता है, सभी मटेरियल हम लोग का हार्ड ही बनता है। नेक्स्ट, 234, 235, एक सेकेंड,
235 नंबर देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग कार्बन टू डैश कार्बन स्टील इन ऑर्डर टू गिव इट अ हार्ड सरफेस इज नोन एज कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पे बोला है क्या कि वैसा प्रोसेस क्या बोलते हैं जिसमें जो है कार्बन को इंड्यूस करते हैं, कौन सा कार्बन स्टील में, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, किस लिए, उसका सरफेस को जो है हार्ड बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग कहते हैं। तो वो हम लोग यूज करते हैं किसमें, लो कार्बन स्टील में, किसमें, लो कार्बन स्टील में। 236 नंबर, द प्रोसेस इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल सरफेस टू गेट इट हार्डेंड इज नोन एज। तो जहां पे नाइट्रोजन और कार्बन का यूज होगा, जो भी प्रोसेस क्या किया जाता है, इसमें सरफेस को एब्जॉर्ब कराया जाता है ताकि वो सरफेस क्या बने, हार्ड बने। तो वो कौन सा प्रोसेस हम लोग का, साइनाइडिंग। क्या प्रोसेस है, साइनाइडिंग। क्वेंचिंग इज नॉट नेसेसरी व्हेन हार्डनिंग इज डन बाय। अब क्वेंचिंग इज नॉट नेसेसरी मतलब ठंडा करने का जरूरत उसमें नहीं है। जब हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, तो नाइट्राइडिंग जब प्रोसेस यूज करेंगे तो इसमें क्या क्वेंचिंग का प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, which on 38 नंबर क्वेश्चन, which of the following generally decreases in the steel after quench hardening। बोल रहा है स्टील को तुरंत ठंडा करने के बाद जो है कौन सा चीज जो है हम लोग का जो है यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो जो हम लोग का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है ना, क्या है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो हम लोग क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चूंकि उसको तुरंत ठंडा कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, क्वेंचिंग कर रहे हैं, तो ब्रिटलनेस तो आएगा ही, और इलोंगेशन मतलब कि उस परसेंटेज इलोंगेशन उसमें ज़्यादा होता है, तो उसका स्ट्रेंथ हम लोग क्या होगा, घटेगा। जब ब्रिटलनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इसका घटेगा। इंडक्शन हार्डनिंग इज बेसिकली, तो इंडक्शन हार्डनिंग जो हम लोग क्या है, जो सरफेस को हार्ड करने के लिए यूज करते हैं, जो क्या है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। क्या है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। अब देखिए फिर से आया है, 4 प्रोसेस दिया हुआ और चारों का जो है मेजर काम क्या है वो चीज यहाँ पे देखना। देखिए पहला में क्या दिया है, एनेलिंग। पहला में क्या दिया है, एनेलिंग। तो एनेलिंग क्या करता है, डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है। एनेलिंग क्या करता है, डक्टिलिटी को इंप्रूव करना। काम सभी का एक ही जैसा है। जैसे क्या, हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, है ना, ग्रेन साइज का ग्रोथ के लिए और ग्रेन साइज का इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको क्यों एनेलिंग करते हैं, तो इंप्रूव डक्टिलिटी करने का। नाइट्राइडिंग किस लिए करते हैं, नाइट्राइडिंग अभी हम लोगों ने देखा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, तो सी नंबर जो है इंक्रीजेस सरफेस हार्डनेस, इंक्रीजेस सरफेस हार्डनेस। मार टेम्परिंग, तो मार टेम्परिंग हम लोगों ने क्या देखा था, मार टेम्परिंग क्या कर रहा था हम लोग का, वो हार्ड कर रहा था टोटल मटेरियल को, तो इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ द होल मास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर। और नॉर्मलाइजिंग क्या है, तो नॉर्मलाइजिंग जनरली जो प्रोसेस है हम लोग का, वो हम लोग क्या है, वो ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है। क्या करेगा, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करेगा, ठीक। तो इस तरीके से। नेक्स्ट 241 नंबर, द मशीन टूल गाइडवेज आर यूजुअली हार्डेंड बाय। जो मशीन टूल गाइडवेज है, जिसे मशीन जो मशीन में हम लोग कोई भी मतलब जो दिशा निर्धारित करता है, मतलब कि स्लाइड वेज भी कह सकते हैं उसको, वो पूछ रहा है वो किस चीज से हम लोग उसको हार्डेंड करते हैं। तो उसको जो हार्डन करते हैं वो फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा करते हैं। किसे करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा। एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू, अब एज हार्डनिंग किससे रिलेटेड है, तो एज हार्डनिंग ड्यूरेलियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ड्यूरेलियम से। नेक्स्ट आइए, एन एल्यूमिनियम एलॉय विथ 11% सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंजन पिस्टन बाय डाई कास्टिंग टेक्निक। करेक्ट है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पिस्टन जो हम लोग लगता है एल्युमिनियम का ही एलॉय रहता है, तो जिसमें 11% सिलिकॉन यूज करेंगे, जो कि इंजन पिस्टन बनाने के काम में आता है, जो कि डाई कास्टिंग टेक्निक से बनाते हैं। वो कास्टिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि इंजन पिस्टन किससे बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो यह भी ध्यान रखना कि एल्युमिनियम का एलॉय यूज करता है। अब देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आएगा, जो भी 244 नंबर से है, सब पूरा कंपोजिशन ही है। 40-50 क्वेश्चन जो भी बचा है, ठीक। सबसे पहले ड्यूरेलियम कंटेंट, तो ड्यूरेलियम में 3.5 से 4.5% कॉपर, 0.4 से 0.7% मैग्नीशियम और 0.4 से 0.7% मैग्नीज, बाकी रेस्ट एल्युमिनियम। ड्यूरेलियम, वाईएलओ, ये सब जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क, मतलब एल्युमिनियम का ही एलॉय है, ठीक। बाकी जितना है एल्युमिनियम कंटेंट करेगा। ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, 3.5 से 4.5% कॉपर और 1.2 से 1.7% मैग्नीज और 1% ईच ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड आयरन, बाकी रेस्ट एलॉय। तो ये जो है ये वाई एलॉय का है। किसका है, वाई एलॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा 245 नंबर, सॉरी 245, 244।
अच्छा चलिए देखते हैं 245 नंबर। 246 में क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम मैं बार बोल रहा हूँ, ड्यूरेलिमीन है ना। तो ये जो है इनकरेक्ट क्या है कि ये जो है प्योर एल्युमिनियम से लाइटर है, ये गलत स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज मिलाया जा रहा है तो एल्युमिनियम से हल्का ना होकर के हल्का भारी रहता है। अब YLY का मैंने बताया बी नंबर, ये YLY का है, और ये जो ए नंबर का जो कंपोजिशन है ये ड्यूरेलिमीन का है ना, ड्यूरेलिमीन। 246 247 द एल्युमिनियम एलॉय मेनली यूज्ड फॉर एनोडाइज्ड यूटेंसिल मैन्युफैक्चर। ठीक, यूटेंसिल मैन्युफैक्चर जिसमें मतलब कि जो बर्तन लोग बनाते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एनोडाइज्ड यूटेंसिल मैन्युफैक्चर रहते हैं वो जो है कौन सा एल्युमिनियम एलॉय यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं मैग्नीशियम। वो कौन सा यूज करते हैं, मैग्नीशियम। चार जो ऑप्शन है हम लोग का एल्युमिनियम का ही एस्क है, एल्युमिनियम का एलॉय है, ड्यूरेलिमीन हो गया, YLY हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हिंडेलियम हो गया, जो भी बोलिए। एल्युमिनियम हैज लो डेंसिटी एंड एडिशन ऑफ सिलिकॉन इंप्रूव्स इट्स फ्लूइडिटी एंड देयरफॉर इट्स कास्टेबिलिटी। जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या कर रहा था हम लोग का, फ्लूइडिटी और फ्यूजिबिलिटी दोनों बढ़ा रहा था। तो ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोगों ने शुरू में ही देखा था सिलिकॉन के बारे में। नेक्स्ट, ड्यूरेलिमीन हैज बेटर स्ट्रेंथ देन YLY एट हाई टेम्परेचर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ड्यूरेलिमीन का बेटर स्ट्रेंथ नहीं होता हाई टेम्परेचर पर YLY के मुकाबले, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 250 नंबर। बाकी रेस्ट जो बचेगा 45 क्वेश्चन वो अगले वीडियो में करवा दूंगा, आज बहुत हो जाएगा नहीं तो फिर। द एल्युमिनियम एलॉय मेड बाय मेल्टिंग एल्युमिनियम विथ 2 to 10% मैग्नीशियम एंड 1.75% कॉपर इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम, जो कि यूटेंसिल मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि 244 नंबर क्वेश्चन से जितना भी है हम लोग क्या है पूरा कंपोजिशन का है, कि किसमें जो है कितना परसेंट जो है हम लोग का किसका मिक्सचर है, कितना इम्प्योरिटीज है, और वो कौन सा बेस एलॉय है उसका। ठीक, यही सब चीज आएगा। जितना भी अभी 45 क्वेश्चन बचा है टोटल उतना है, पूरा कंपोजिशन ही आने वाला है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा जब भी वीडियो देखे पहले एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी एक ही तरह लगने लगता है। अब जैसे बेबिट मेटल आ गया तब बोलिएगा टीन बेस एलॉय है, टीन उसमें कितना आ गया, फिर इनको आ गया तो उसमें बोलिएगा निकल कितना आ गया, गन मेटल है उसमें, तो इसमें क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो उसको अलग अलग करके एक बार कॉपी में भी लिख करके सब देखिए कि डिफरेंसेस किसमें कितना कितना है और कौन सा एलिमेंट जो है कौन किसका बेस एलॉय है। ठीक, तो उस हिसाब से आप लोग जो है पढ़ाई कीजिए। बाकी जो 251 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।